नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में हमने एक ऐसा विषय चुना, एक ऐसा मुद्दा चुना है जिसके बारे में आप पिछले कई दिनों से खबरें देख रहे थे। आपने शिमला की संगौली में जो एक मस्जिद का अवैध निर्माण था उससे जुड़ी तमाम खबरें पिछले कुछ दिनों में देखी थी। और आपने यह भी देखा था कि शिमला में सड़कों पर आम लोगों का हुजूम उतर आया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, पानी की बौछारें करनी पड़ी थी और इस तरह से यह मामला काफी गर्म हो गया था। लेकिन इस मामले की शुरुआत कैसे हुई थी? इस मामले की हाल में जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के वहां पर जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह हैं, उन्होंने विधानसभा में बयान दिया था। और विधानसभा में बयान देकर के इस मस्जिद को अवैध बता करके इसको तोड़ने की बात कही थी, हटाने की बात कही थी। और उसके बाद से यह मामला हाल में काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया। लेकिन अब वही मंत्री अनिरुद्ध सिंह पूरी तरह से यू टर्न ले चुके हैं और कह रहे हैं कि वो जमीन तो उन्हीं की थी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले मंत्री बिल्कुल इस तरह से घूम गए, यू टर्न ले लिया? क्या दिल्ली से कोई फोन गया, आला कमान का कोई दबाव आया क्या? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको धमकी दे दी गई कि यू टर्न ले लो नहीं तो मंत्री पद चली जाएगी? खैर, इस बीच अच्छी बात यह है कि जो मस्जिद पक्ष है उसने ये कहा है कि वो अगर कोर्ट इजाजत दे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसको वो खुद ही हटाने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मस्जिद पक्ष खुद इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन यहीं से एक दो बातें निकलती हैं, और वो बात ये निकलती है कि जो आम लोग सड़कों पर उतर रहे थे और विरोध कर रहे थे, उनका विरोध सही था, क्योंकि तभी तो मस्जिद पक्ष अब ये कह रहा है कि हां ठीक है, हम अवैध हिस्सा हटाने को तैयार है। और एक दूसरी बात, हाल में आपने वक्फ कानून में संशोधन वाले मामले को भी काफी सुना होगा। संसद में जेपीसी उस पर विचार कर रही है। तो ये जो मामला है, ये मामला क्या एक बार फिर से साबित कर रहा है कि वक्फ कानून में संशोधन की वास्तव में जरूरत है। और फिर यह भी कि हिमाचल का जो मामला है वो सिर्फ शिमला की मस्जिद तक सीमित है, मंडी में इस तरह का और मामला सामने आया है। और उससे बड़ी बात जो जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन वाली बात है, जिसको आम लोग भी वहां पर उठा रहे हैं। और यह परिवर्तन मोटे तौर पर ज्यादातर जो आया है वो बाहरी घुसपैठ से, बाहर के लोगों के वहां पर आने से हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर आज हम पंचायत करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है, क्या कुछ अभी तक बड़े बड़े बयान आए हैं, जरा पहले उनको सुन लीजिए और फिर हम 5 सवाल पूछेंगे और उसके बाद अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे और करेंगे पंचायत। हमने यहाँ एप्लीकेशन दी है, हमने इजाज़त मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाज़त दें। तो ये इसलिए किया, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है, हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना है। यहाँ पर हम लोगों की भी कंप्लेंट काफ़ी बार जाती रही है कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं, बहुत तादाद में आते हैं। मतलब कभी हमें रुकना पड़ता है, बच्चे स्कूल से लेकर आ रहे हैं, हम बाजार से आ रहे हैं, तो हमें इन लोगों का देखना पड़ता है, ये रास्ता साफ कर दें तो हम जाएं अपने घर। आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, हमारे सबको बहुत दिक्कत होती है ना इधर जाने के लिए, और इतने रस हो जाती है। अजीब तरीके से घूरते हैं। कमेंट तो चलो हमें तो नहीं किया, पर बहुत मतलब गंदा सा लगता है जब घूरते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांतिप्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो, और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो।
सरकार ने जिस तरह से इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की, ये हम सरकार में है, सत्ता में, किसकी हिम्मत है, कौन आंदोलन करेगा, कौन वहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन करेगा। अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इससे भी समाज में एक बहुत बड़ा एक नाराजगी का माहौल बना और प्रदर्शन हुआ। मस्जिद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने एक चिट्ठी, एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को जो है वो सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट किया है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो कंटेस्टेड पोर्शन है, जो अवैध जिसको कहा जा रहा है या जिसके ऊपर अभी केस चला हुआ है, उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दें। जो भी फैसला जो है वो एमसी कमिश्नर के कोर्ट में फाइनली इसके ऊपर आता है, इसकी अवैध जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आता है, उसका वो सम्मान करेंगे। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट, रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूँ, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। ये मुद्दा जो शुरू था वो लड़ाई झगड़े से हुआ था, सभी को पता है, और उसको जो है कुछ लोगों ने कम्युनल रूप दिया। बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की, तो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं, पहले खुद अपने लोग भेजेंगी और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया के तहत जो है उसका प्रचार करेंगे, गलत प्रचार करेंगे, एंटी प्रचार करेंगे। तो ये आपने तमाम प्रतिक्रिया देखी, लेकिन इसमें एक प्रतिक्रिया बड़ी खास थी जो सबसे अंतिम में हमने आपको दिखाई। अनिरुद्ध सिंह जो वहां पर पंचायती राज मंत्री हैं सुखू सरकार में, उनके 2 बयान आपने देखे होंगे। एक वो बयान जो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया था जब ये मामला गर्म हुआ, और दूसरा बयान आपने वो देखा जिसमें वो बिल्कुल यू टर्न लेकर के बयान दे रहे हैं। तो ये वाला बयान जो है बिल्कुल खास है, अनिरुद्ध सिंह का ये दोनों बयान। तो आज हम इस पर खास मेहमानों से जुड़ करके पंचायत करें, उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि 5 के पंचायत में आज 5 प्रश्न कौन कौन से हैं, कौन से 5 सवाल हम पूछ रहे हैं। तो आज सबसे पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार शिमला के संगौली मस्जिद का सच सामने आ गया क्या? क्योंकि जिस तरह से जो मस्जिद पक्ष है उन्होंने खुद अवैध हिस्से को तोड़ने की बात कही है, तो सवाल नंबर 1 कि क्या आखिरकार शिमला के संगौली मस्जिद का सच सामने आ गया? इसके बाद हम सवाल नंबर 2 पूछ रहे हैं कि मस्जिद को अवैध बताकर जो आम लोग विरोध कर रहे थे वो बिल्कुल जायज था, वो बिल्कुल सही था? क्योंकि अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे तो यह साबित हो रहा है कि जिस तरह से शिमला की सड़कों पर आम लोग उतरे और जिस तरह उन्होंने अपनी मांगों को बुलंद की, हालांकि उनके ऊपर जो सुक्खू सरकार है वहां पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार, उन्होंने लाठीचार्ज कराए पुलिस के द्वारा, पानी की बौछार करवाई, लेकिन यह साबित हो रहा है क्या कि मस्जिद को अवैध बताकर आम लोगों के द्वारा विरोध करना बिल्कुल सही था, बिल्कुल जायज था। और इसके बाद सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 वो थोड़ा और ज्यादा व्यापक है कि क्या मामला ये जो है वो सिर्फ अवैध मस्जिदों तक ही सीमित है? ऐसा इसलिए क्योंकि शिमला के साथ साथ मंडी में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और मामला सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, मामला बाहरियों के घुसपैठ का भी है, मामला वहां पर जनसंख्या के अनुपात के बदल जाने का भी है, जिसकी मांग आम लोग उठा रहे थे। और इसके बाद सवाल नंबर 4
कि जिस तरह से ये पूरा मामला उठा और जिस तरह से अब इसमें सच सामने आ रहा है, तो क्या इससे वक्फ कानून में जो संशोधन की जरूरत है वो भी साबित हो गई है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि संसद में इन दिनों वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव है, जेपीसी के सामने प्रस्ताव है, सब लोग वहां अपना विचार दे सकते हैं। तो क्या यह बिल्कुल साबित हो गया इस पूरे मामले में, ये जो पूरा प्रकरण रहा, कि वक्फ कानून में संशोधन की वाकई जरूरत है? और इसके बाद सवाल नंबर 5, जो अंतिम वीडियो हमने आपको दिखाया था, किस तरह से वहां के मंत्री पहले कुछ और बयान और उसके बाद बिल्कुल अलग बयान। तो मामले को सबसे पहले उठाने वाले कांग्रेसी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आखिरकार यू टर्न क्यों ले लिया? किस वजह से? क्या उनको मंत्री पद छीन लेने की कहीं से धमकी मिली, या फिर उनको आला कमान से या किसी की तरफ से हिदायत मिली, कोई दबाव हुआ किसी तरह की वहां पर उनके ऊपर, या फिर उनको किसी तरह से यह कहा गया कि आप अपने स्टैंड को बदलिए और वो मजबूर हुए? तो फिर इससे सवाल उठता है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्होंने अपना बयान बदला? इन्हीं सारे सवालों पर आज हम पंचायत करने वाले हैं और पंचायत में जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान आज सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बात रखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, समर्थन में रखते हैं बात। बहुत बहुत स्वागत सौरभ दुबे जी आपका। अगर मैंने कुछ गलत किया तो कहा तो बताइएगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें रखते हैं, राष्ट्र के हित में बात रखते हैं। राष्ट्र के हित में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हित में बात रखी जा ठीक है, राष्ट्र हित में, ठीक है। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं। सही बोला सैयद साहब? मैं मोहब्बत के समर्थन में बातें रखता हूं। चलिए ठीक है, एक राष्ट्र के समर्थन में, एक मोहब्बत के समर्थन में। आगे जब हम पंचायत करेंगे तो दोनों का दिख जाएगा कि कौन कौन से किस समर्थन में बात कर रहे हैं। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, तहे दिल से खैर मकदम मौलाना साहब, इस पंचायत में आपका सलाम। और हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, यही हमारे बगल में बैठे हुए हैं। लेकिन इन सबसे पहले धर्म प्रकाश, जो कहते हैं ना कि ग्राउंड जीरो पर शिमला में हुआ क्या क्या आखिर पिछले अगर 2 हफ्तों की खास तौर पर बात करें। पहले मैं धर्म प्रकाश से ही जुड़ता हूं, उसके बाद अपने तमाम पैनलिस्ट से जुड़ूंगा। धर्म प्रकाश, सबसे पहली बात, यह तो अच्छी बात है कि मस्जिद पक्ष खुद कह रही है अब कि हम उसके अवैध हिस्से को अगर अदालत अनुमति दे तो गिराने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या यह साबित हो गई कि सड़कों पर जो आम लोग उतरे थे, जिनके ऊपर पानियों का बौछार किया गया, जिनके ऊपर लाठियां डंडे बरसे, दरअसल वो लोग सही थे? मुझे लगता है हमारे किसी पैनलिस्ट का टीवी का वॉल्यूम ज्यादा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बोलिए धर्म प्रकाश, बोलिए। बिल्कुल लालचंद, वो लोग सही थे और ये बात मस्जिद कमेटी ने खुद ही जब मुलाकात की है कल कमिश्नर को, नगर निगम कमिश्नर को, और ये खुद कहा है जो वहां के मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब खुद ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जो अवैध हिस्सा है उसको गिराने के लिए वो तैयार हैं। तो एक तरह से वो हामी भरते नजर आए कि जो 3 मंजिलें जो उस इमारत में बनाई गई हैं विदाउट परमिशन, विदाउट एनओसी, बार बार नगर निगम के नोटिस भेजने के बावजूद वो जब कंस्ट्रक्शन नहीं रुका, उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए वो तैयार हैं। तो एक तरह से हामी भरते वो नजर आए। और क्योंकि ये मामला पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा था और संजौली में जो 11 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट की जो इंटेंसिटी थी उसको देखते हुए शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक तरह की पहल करने का वो जो दावा कर रहे हैं, उस पहल से कम ये पोल तो खुल गई कि अवैध निर्माण की बात को वो एक तरह से एग्री कर रहे हैं, उसमें अपना जो समर्थन है जो वो देते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ये लापरवाही का भी मामला बनता है, ना सिर्फ नगर निगम का बल्कि प्रशासन का, सरकार का। लापरवाही इसलिए कि पिछले 10 साल 14 साल से 35 नोटिस भेजे गए कमेटी को कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये अवैध है, इसको आप ना करें। लेकिन नोटिस भेजने के बाद उस नोटिस पे कितना ज्यादा अमल किया जा रहा है ये चेक करने का कष्ट ना नगर निगम ने किया, ना किसी अधिकारी ने किया। 36वां नोटिस भेजा जा रहा है लेकिन फिर भी ये चेक नहीं किया जा रहा कि कंस्ट्रक्शन रुका या नहीं रुका। जब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तब जाकर जो नगर निगम है, जो प्रशासन
प्रशासन है वो जाग रहा है। और ये हमसे पहले सरकार के खुद के मंत्री अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में कहते नजर आए कि जाहिर तौर पर प्रशासनिक लापरवाही है। ये अलग बात है कि वही अनिरुद्ध सिंह अब बदले बदले तेवर में नजर आ रहे हैं। उस पहलू पर आऊंगा, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस धर्मप्रकाश, उस वाले पहलू पर अलग से आऊंगा। स्थिति की अगर बिल्कुल जी, उस वाले पहलू पर मैं अलग से आऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। मैं उस वाले पहलू पर आपके पास लौट कर अलग से आऊंगा। अभी पहले मैं मौलाना साजिद रशीदी जी के पास चलता हूं। मौलाना साजिद रशीदी जी, मस्जिद पक्ष की जो ये पेशकश रही, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि भाई कहीं ना कहीं अवैध निर्माण हुआ था मस्जिद में और उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है? नहीं, देखिए, ये अवैध निर्माण वाली बात जो है, ये तो निगम कमिश्नर ने ही पहले बता दिया था। निगम कमिश्नर को आपने सुना होगा, ANI को एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद तो एग्जिस्ट करती है, मस्जिद तो है और ये जगह भी वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जो 2-3 मंजिलें ऊपर बनाई गई है वो इल्लीगल बनाई गई। ये तो बहुत पहले कंफर्म हो गया था। इसको कमेटी ने आज थोड़े एक्सेप्ट किया है, ये तो पहले से कंफर्म था। मस्जिद कमेटी ने इसको आगे बढ़कर इसलिए कहा है ताकि ये जो विद्रोह हो रहा है और मस्जिद को जो तोड़ने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद अवैध है, वो 2-3 मंजिल की बात नहीं थी। आप देखिएगा पहले बयानों को सबके देखिए, जैसे अनिरुद्ध सिंह के बयान को आप कह रहे हैं, अनिरुद्ध सिंह ने भी पहले ये कहा कि मस्जिद अवैध है और जितने भी लोग वहां, जितने लोगों की बाइट है, सब ने कहा मस्जिद अवैध है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो भी मस्जिद को अवैध मान रहे थे। आज मस्जिद को अवैध नहीं, मस्जिद को तो वैध मान रहे हैं लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां इलीगल इमिग्रेट हो गया है, वहां लोग रोहिंग्या आ गए हैं, वहां लोग जो है घुसपैठिए घुस गए हैं, इस तरह की बातें वहां लोग भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है, देखिए, एक चीज को आप अच्छी तरह समझिए, अगर ये निर्माण इलीगल था भी, ये जो लोगों ने सड़कों पर आकर उधम मचाया है, क्या ये सही है, संवैधानिक है, कानूनी है? ठीक है, इस पर बहस करने की बात। बिल्कुल, मैं आपकी इस पॉइंट को जरूर शामिल कर रहा हूं कि क्या लोगों का सड़कों पर उतरना सही था, क्योंकि हमारे संवाददाता धर्मप्रकाश ये कह रहे थे कि लोग जब सड़कों पर उतरे तभी तो ये मामला यहां तक आया, वरना वो बता रहे थे कि कितने नोटिस, कितने 36 या कितने नोटिस बता रहे थे धर्मप्रकाश। 37 नोटिस। मैं लौटता हूं समीर चौगांवकर सर, जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि क्या लोगों का सड़कों पर उतरना सही था, आपने हमारे संवाददाता धर्मप्रकाश की बात सुनी, उन्होंने कहा कि भाई इतने नोटिस दिए गए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा था, तो जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरे तब तक मामले पर किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। देखिए, संजीली मस्जिद के बारे में 8 सितंबर को जो कमिश्नर है, नगर निगम कमिश्नर भूपेन अत्री, उन्होंने बुलाया था कमेटी को। जी, कमेटी से जब पूछा गया कि आप मस्जिद के जो वक्फ बोर्ड की कमेटी थी, उनसे पूछा गया कि इसके कागजात हैं मस्जिद के, तो उन्होंने कहा कागजात नहीं है हमारे पास। जब उनसे पूछा गया ये अवैध निर्माण किया है, इसकी अनुमति है आपके पास, तो उन्होंने जवाब दिया कि अनुमति हमारे पास नहीं थी इसकी। फिर उनसे ये पूछा गया कि जो निर्माण जो हुआ है, इसका भुगतान आपने कैश में किया है जी या अकाउंट में पेमेंट किया है, ऑन अकाउंट? तो बोले साहब इसकी जानकारी भी हमारे पास नहीं है। तो कमिश्नर साहब ने पूछा कि मस्जिद की क्या जानकारी आपके पास है? आपके पास तो कोई जानकारी नहीं है। तो बोले साहब हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं, हमें समय दीजिए, हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो कमिश्नर ने इन्हें 5 अक्टूबर की डेट दी अगली हियरिंग की। ठीक है। अब इसमें 2 प्रश्न उठते हैं। जब मस्जिद कमेटी के पास ना मस्जिद के पेपर है, कंस्ट्रक्शन अवैध हुआ है, किसने किया, किसके कहने पे हुआ, इसकी जानकारी नहीं है, उसका भुगतान किसने किया, इसकी जानकारी नहीं है। और जब ये बात प्रूव हो गई कि जब जो मंजिला बनी वो अवैध बनी है, तो 5 अक्टूबर की डेट देने की क्या जरूरत थी? 8 सितंबर को आप सुनवाई कर रहे हो और 5 अक्टूबर की डेट दे रहे हो। ठीक है। जो कल डिसाइड हुआ है कि इसको गिरा दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, अभी उन्होंने प्रस्ताव दिया, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर तो ये कह सकते थे ना सुनवाई के दौरान कि इसके पास आपके पास जानकारी नहीं है, जब तक आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आएंगे 5 अक्टूबर तक, तब तक इसको हम सील कर देते हैं। ठीक है। आपके पेपर अगर वाजिब होंगे तो आपको इस पे काम करने का मौका दिया जाएगा। नंबर 1। मौलाना साजिद रशीदी ये क्यों कह रहे हैं कि लोगों का सड़कों पर उतरना गलत था, बताइए।
आप बताइए समीर सर। लोगों को सड़कों पर उतरना इसलिए जायज है कि 2010 से इसके ऊपर जब एफआईआर दर्ज की गई थी, और आपके जो संवाददाता है उन्होंने बहुत अच्छे से धर्म प्रकाश ने पूरा बताया इस मामले को कि किस तरीके से जनता वहां की परेशान थी। 37 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो गई। ठीक है। और 10 साल में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जब आज ये बवाल मचा है तो इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 10 साल का जो मामला था, अब जब जनता सड़कों पर उतरती है तो अब, और वही अनिरुद्ध सिंह जो इस बात में पहले क्या बयान आया था सबको बताए, और आज अनिरुद्ध सिंह का बयान क्या है। ठीक है। तो क्या अनिरुद्ध सिंह को वहां के जो मुख्यमंत्री है सिक्कू, उन्होंने ये कहा है कि आप अपना बयान बदल लो, वरना मुख्यमंत्री से आपको मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ेगा। उस पहलू पर अलग से आऊंगा, क्योंकि धर्म प्रकाश भी उसका जिक्र कर रहे थे, हमने भी जिक्र किया है, उस पहलू पर अलग से आऊंगा। लेकिन हाँ, आप एक छोटा सा काउंटर मौलाना साजिद रशीदी। देखिए इन्होंने इसे काम लिया है। निगम कमिश्नर ने उनसे ये नहीं पूछा मस्जिद के कागज हैं क्या। निगम कमिश्नर ने उनसे ये पूछा है 3 मंजिल किसकी इजाजत से बनाई, इसके पेपर आपके पास है कि नहीं। इन्होंने कह दिया मस्जिद के कागज नहीं। अगर मस्जिद के कागज ये लिखा है वक्फ बोर्ड का, ये देखिए ये लिखा है, ये पूरा प्रश्न जो पूछते जवाब पढ़ के बताइए। सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड, सुनिए आप सुनिए, मैं क्या पूछा क्या जवाब है, ये लिखा लिखित है मेरे पास। एक सुन लीजिए, आपकी बात मैं फिर से लूंगा। सुन लीजिए, इन्होंने जो बातें कही है उसके प्रमाण में कुछ बोल रही है, उसके वक्फ बोर्ड कह रहा है। मौलाना साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड से पूछा आ रहा हूँ मौलाना साहब, मौलाना साहब आ रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड बोल रहा है सर 1947 में रेवेन्यू एजेंसी ने हमारी संपत्ति का ब्यौरा केंद्र सरकार को दिया था, जिसमें देश भर में जहां भी वक्फ बोर्ड की मस्जिदें मदरसे है उनका जिक्र किया गया है। ठीक है। उसमें संजोली मस्जिद का भी शामिल है, लेकिन संजोली मस्जिद के कागजात हमारे पास नहीं है। ठीक है। फिर कोर्ट ने पूछा, ऊपर की 2.5 मंजिल का निर्माण किसने किया, वक्फ बोर्ड बोलता है इसकी सटीक जानकारी नहीं है। ठीक है। जब तक मोहम्मद लतीफ कमेटी के अध्यक्ष थे तब तक सिर्फ 2.5 मंजिल का निर्माण हुआ था, उसके बाद सलीम दर्जेदार निर्माण में भागीदारी रही है। ठीक है। फिर कोर्ट पूछता है, एक और प्रश्न है, कोर्ट पूछता है मस्जिद निर्माण के लिए बजट कहां से आया, वक्फ बोर्ड जवाब देता है हमें ऊपर की मंजिल के निर्माण की भी सटीक जानकारी नहीं है, बजट का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन हमारे पास ये पैसा कहां से खर्च हुआ, कैश में या अकाउंट में, इसकी भी जानकारी नहीं है। अब मौलाना साहब का पॉइंट, मौलाना साहब जो बात इन्होंने कही थी उसके समर्थन में इन्होंने ये बात कही कि ये बातें वहां पर रखी गई हैं। गलत बिल्कुल। देखिए जी बोलिए। निगम कमिश्नर जो है वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, वो कोई ऐरा गैरा आदमी तो है नहीं, जिसने एएनआई को आकर ये बाइट दी, ये बयान दिया कि मस्जिद तो एग्जिस्ट करती है और ये जमीन भी वक्फ बोर्ड की है, लेकिन ऊपर की मंजिलें इलीगल बनी है। ये क्या उनका बयान झूठा है? ये उस बयान मस्जिद के कागजात नहीं है, निगम ने कितनी जिम्मेदारी मस्जिद के कागजात नहीं है हमारे पास, निगम ने कितनी जिम्मेदारी दिखाई है वो तो हमने देख लिया। जी बिल्कुल ठीक है, नहीं आपने बता दी वो बात सही है। निगम ने कितनी यूनिवर्सिटी मत दिखाओ, निगम ने जितनी नहीं, ये व्हाट्सएप नहीं दिखा रहे हैं, ये अखबार में जो रिपोर्ट छपी है, जो जवाब वहां पर मस्जिद पक्ष ने दिया उसके बारे में बता रहे हैं सर। अखबार निगम कमिश्नर का बयान ज्यादा अहम है या अखबार की रिपोर्ट? वही छपा है उसका। आप ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है। बयान दिया उसने बाकायदा एएनआई को, आप एएनआई मतलब एएनआई पर बोला तो वो सही है, सुन लीजिए आप, अखबार में छपा तो गलत है, तो बाद में पढ़िए, पहले उसका बयान सुनिए। ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने कहा मस्जिद एग्जिस्ट करती है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इलीगल है, उस पर कार्रवाई चल रही है, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, सारा बयान है उसका। सैयद जवाद की बात करना, सैयद जवाद साहब। दूसरी बात, ये जो पब्लिक की बात कही गई है, सुनिए, ये जो आपके रिपोर्टर ने कही है पब्लिक की बात, मैं मानता हूं कि पब्लिक जागी, लेकिन पब्लिक जागने का मकसद ये थोड़े कि जाके मस्जिद तोड़ दो। आप निगम कमिश्नर को घेरते, किसी ने मस्जिद तोड़ा भी नहीं, आप शासन प्रशासन को घेरते, अब तो खुद मस्जिद तोड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? मस्जिद पक्ष कह रहे हैं कि हाँ हम अवैध निर्माण अपना हटा लेंगे, तोड़ लेंगे हम अपने आप। आ रहा हूं सौरभ दुबे जी, आ रहा हूं। मस्जिद तोड़ने के लिए पब्लिक जा रही थी। नहीं अगर उसको शासन प्रशासन नहीं रोकता तो 1992 दोहरा दिया जाता। जी आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग जाकर मस्जिद तोड़ने वाले थे? ठीक है ठीक है ठीक है, यस ठीक है ठीक है। सैयद जवाद साहब मैं आ रहा हूं, सौरभ दुबे जी आपके पास भी आ रहा हूं। सैयद जवाद साहब, अब ये साबित हो गया कि जो लोग सड़कों पर उतरे थे, जिनके ऊपर की सुक्खू सरकार ने डंडे बरसा दिए, पानी बरसा दिए, वो लोग सही थे, उनकी मांगे जायज थी। सैयद जवाद साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए क्या है, जिस मौजू को लेकर के इशू बनाया जा रहा है जी,
और उसको मुझे लगता है सुप्पू सरकार ने बहुत समझदारी के साथ हैंडल करा और शिमला के अंदर और पूरे हिमाचल के अंदर शांति भाव बना रहे और वहाँ के मुसलमानों ने भी आगे बढ़ करके बड़े दिल के साथ आपसी भाईचारा बना रहे, उसकी बहुत बड़ी पहल करी और ये मिसाल जो है हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता जिस तरीके से हंगामा बर्पा करने की कोशिश करी गई और उसके पीछे का आपको लाल सिंह जी देखिए, अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसको हमें बहुत गौर से देखना चाहिए। सजौली का मसला हुआ, उसके बाद अभी मंडी के अंदर हुआ, फिर मंडी का भी जिक्र कर रहा था। ऐसे जी कुछ बयान अचानक से ऐसे आने लगे हैं, चाहे आप हरियाणा के अंदर देखिए मॉब लिंचिंग की घटना हुई, चाहे उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोलता है कि मस्जिद के अंदर घुस करके मारेंगे, फिर आप देखिए दूसरी जगह से अचानक से क्यों चीजें हो रही। उसका रीजन ये है कि 4 राज्य के अंदर अब चुनाव होने वाले और भारतीय जनता पार्टी जिस पिच के ऊपर आकर के लेकिन चुनाव तो इस देश में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। अरे नहीं, अब लाल सिंह सर लेट मी कंप्लीट। हाँ, कीजिए कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब क्या है, हरियाणा के अंदर आपको पता है मॉब लिंचिंग होती है, उसको लेकर के तर्क देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आकर के कुतर्क करने की कोशिश करते हैं और उस वक्त चीफ मिनिस्टर उनके क्या बयान देते हैं और अचानक से पूरी हलचल कर, लेकिन वो हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं तो हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं तो नूह का मामला भी जोड़ लीजिए ना। इसका मैं बता रहा हूं, इसके पीछे जो घटनाएं हो रही है, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदू मुसलमान को लेकर के मस्जिद और मंदिर की पटकथा लिख करके पीछे से कोई लिख रहा है जानबूझकर और उसका मंसूबा यह है कि जो बड़े वाले साहब हैं, हम दो हमारी दो और हमारे और दो की सरकार के बड़े वाले साहब हैं, उनकी पिच रही है, उसी पिच पे बैटिंग करते हैं। अगर ये चुनाव हारते हैं 4 राज्य के तो उसके बाद जो बड़ा मैजिक जिनका बताया जाता था, जो भूपू लोग थे, मैं लौटता हूं, वो मैजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, वो मैजिक और लॉजिक मैं लौटता हूं, इसीलिए जानबूझ करके चीजें करी जा रही। सैयद जवाद साहब लौटता हूं। सौरभ दुबे जी, ये क्या वास्तव में जितना बड़ा मामला सैयद जवाद जी बता रहे हैं उतना बड़ा मामला है, और क्या ये जितने शिमला की सड़कों पर लोग उतरे, पानी की बौछारें सही, लाठियां खाई, ये सब लोग क्या वही वाला एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे क्या, जिसकी तरफ सैयद जवाद इशारा कर रहे हैं? देखिए, सैयद जवाद जी तो एक विशेष रंग का चश्मा पहन करके पूरी घटना को देख रहे हैं, लेकिन अभी तो बिना चश्मे के देखिए कितना माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिना चश्मे के ही हैं अभी। हाँ, नहीं, लेकिन वो चश्मा जो उन्होंने पहना वो किसी को दिखाई नहीं देता। अच्छा, वो लगातार वही चश्मा पहन करके टीवी चैनलों पर बैठे हो, आपको दिखाई नहीं देगा जी। तो जिस प्रकार से अवैध निर्माण को लेकर के वहां पर प्रदर्शन कार्य चल रहा है, उस अवैध निर्माण पर लगातार, जैसे अभी आपके संवाददाता ने भी बताया कि 35 बार सुनवाई हो चुकी है और वो अवैध निर्माण में जो दूसरी मंजिल बनी थी वो 2010 में बनी थी। तो जब दूसरी मंजिल बनी थी तभी से उसके ऊपर जो है वो वहां पर रिपोर्ट लिख गई थी और वो मामला न्यायालय में चला गया था। अब चूंकि मामला न्यायालय में था तो जो भी सरकारें आई उन्होंने उस मस्जिद पर तो ध्यान दिया नहीं, और ध्यान नहीं दिया इस कारण से वो 2 मंजिला से लेकर लगातार 5 मंजिला वो जो है मस्जिद का निर्माण हो गया वहां पर। अब जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड आकर के कहता है कि वो जमीन हमारी है, मस्जिद हमारी जमीन पर बनी है। निर्माण कब से हो रहा है? 5 मंजिलों का निर्माण हुआ, 5 मंजिलों का जब निर्माण कब से हो रहा है, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। निर्माण कब से हो रहा है? हास्यास्पद बात है कि किसी व्यक्ति को जमीन अतिक्रमण करने के लिए तो उसको भेजा जाए कि जमीन अतिक्रमण की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 में एक मामला ऐसा आया कि जो वहां की राज्य सरकार है उसका जो राजस्व, सैयद जवाद जी पूछ रहे हैं आपसे कि निर्माण कब से हो रहा था इसका। सैयद जवाद साहब ने आपसे पूछा है कि निर्माण कब से हो रहा था। सौरभ जी देखिए, सैयद जवाद जी, मैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, सैयद जवाद जी को तो बात में दे दूंगा ना। नहीं, ठीक है, मैंने पूछा उसके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। नहीं, मैंने उनके प्रश्न को पूछ लिया, जी। देखिए, 2023 में जब ये मामला जो है सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो पता चला 2023 में तो कंस्ट्रक्शन हुआ भी नहीं, वो निकल करके आ रही है वहां पर। अब एक मामला और बन गया है कि ये जो वक्फ बोर्ड ने अवैध अतिक्रमण करके क्या उस जमीन पर पहले मस्जिद बनाई थी, ये भी एक मामला है। और राजस्व विभाग ने चूंकि दावा किया है कि वो जमीन उनकी थी, तो इस मामले में भी अभी आगे की कार्रवाई होगी। अब तीसरी चीज, जिस प्रकार से वहां जनता प्रदर्शन कर रही है, वहां के लोकल लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कारण ये है कि पहले तो वहां पर मस्जिद थी, वहां पर 10 लोग जाते थे नमाज पढ़ने। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 100 हो गए, 200 हो गए, 500 लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, कारण
उसका ये है कि लोकल लोग परेशान है, वहाँ चोरी लोग हो रही पढ़ रहे है। हैं, दिक्कत कहाँ पर है कि मस्जिद में लोग नमाजी ज्यादा पढ़ रहे हैं या लोकल लोग पढ़ रहे हैं या अवैध है। एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए सौरभ जी, सैयद जवाद साहब, एक एक कर बोलिए। आप परेशान क्यों होने लगते हो? आपकी परेशानी बताती है आप लोग अवैध निर्माण करने का बाहर हो। आप शांत बैठिए। अभी देखिए जिस प्रकार से जो है वहाँ की जनता, अगर हमारे आसपास क्षेत्रों में कुछ नए लोग आ जाए और चोरी की घटना होने लगे, डकैती बढ़ जाए और वहां पर जो है लव जिहाद तक का मामला आ रहा है, तो भाई प्रशासन के पास तो वहाँ के लोकल लोग गए। ठीक है, ठीक है, मैं बाकी पहलुओं को लेकर लौटता हूँ, बाकी पहलुओं पर लौटूंगा। प्रदर्शन करना शुरू किया। लाल सिंह सर, हाँ, छोटा सा काउंटर कर लीजिए सैयद जवाद जी, छोटा सा काउंटर। देखिए कितना मौलाना साहब आपके पास कितना डराते हैं और खुद डरे हुए भी हैं। इनकी ये भी समझ में आ रहा है कि अवैध है कंस्ट्रक्शन। अरे अब थोड़ा सब्र कर लो, कंस्ट्रक्शन अवैध है, मस्जिद अवैध है, लोग ज्यादा हो गए, कांग्रेस के एहतजाज करा, पानी की बरसात हुई, वहाँ पर लोगों के साथ ये हुआ। अरे कमाल करके आप ही की सरकार है, आप ही के मंत्री है, वो मंत्री उन्होंने बयान दिया विधानसभा में, फिर आपको तकलीफ होती है। अब उस मंत्री को जो है आप लोगों ने दिल्ली से फोन जाता है हिमाचल से, तो उनको अपना बयान बदलना पड़ता है। बताइए किस प्रकार से बिल्कुल चुनाव की राजनीति ही कर रही है। चुनाव है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पूरे एपिसोड में अनिरुद्ध सिंह जी का बयान बड़ा क्लासिक है, जो वो 2 विंडो करके हमने दिखाया था ना, बड़ा क्लासिक है। मैं उस पर रिपोर्ट लूंगा, आप लोगों से बात भी करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेने दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट करके फिर पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर इस पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। पहले सबसे पहले धर्म प्रकाश से ये रिपोर्ट लेंगे कि आखिर क्या हुआ। अनिरुद्ध सिंह जी बिल्कुल गोल गोल घूम गए, पूरा यू टर्न ले लिया। अभी छोटा सा ब्रेक। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MBH की देगी मिर्च। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CV में डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, सीधे अपने संवाददाता धर्म प्रकाश के पास चलते हैं। धर्म प्रकाश, क्या है इनसाइड स्टोरी? क्यों बिल्कुल यू टर्न ले लिया अनिरुद्ध सिंह जी ने? क्या हुआ? क्या कहीं ये बात तो नहीं शिमला से दबाव था या दिल्ली से, और मंत्री पद पर कुछ बात आ गई थी, या फिर कुछ और बड़ी बात है? देखिए, दबाव तो जाहिर तौर पर दिल्ली से ही होगा, क्योंकि कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता ऐसे रहे हैं जो पहले स्टेटमेंट अपने विवेक से जब देते हैं तो कुछ और देते हैं, और बाद में जब उसके साइड इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं तो स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं। इस वाले केस में भी खबर ये भी आई थी पिछले दिनों कि दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे राजीव शुक्ला के जरिए कि प्रदेश में इस मामले में बयानबाजी थोड़ी संभल कर हो, और तब तक अनिरुद्ध सिंह बयान दे चुके थे। उससे पहले मौलाना साहब जब चर्चा के दौरान कह रहे थे कि ANI को कमिश्नर की किसी बाइट का वो जिक्र कर रहे थे। अब ANI को दी गई बाइट से फैसले नहीं होते, मामला जब कोर्ट में है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन मैटर करती है, और सच्चाई यही है कि वक्फ बोर्ड दस्तावेज नहीं दे पाया है जमीन पर मालिकाना हक के, इसलिए मामला कोर्ट में है। और दूसरी बात, अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में जो पेपर दिखाए थे, समीर जी की बात की पुष्टि हो रही है। हाँ। खसरा नंबर और जो खतौनी वहां पर पेश की गई थी, उसमें अनिरुद्ध सिंह ने खुद ये कहा था कि इस जमीन पर राज्य सरकार का हक है, और राज्य सरकार कांग्रेस की है। अनिरुद्ध सिंह कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, तो उनकी बात को अगर आप कमिश्नर साहब की
ANI को दी गई बाइट को इतना ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो अनिरुद्ध सिंह का विधानसभा में दिया गया बयान भी उतना ही ऑथेंटिकेट होना चाहिए। एक और बात, एक मौलाना साहब ने यह भी कहा था कि माहौल खराब करने के लिए जो 11 सितंबर को हुआ, उधम मचाया गया, ये शब्द उन्होंने बताया। ये उधम, बिल्कुल लालचंद जी, उधम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए, अगर ये उधम ना मचा होता, ये प्रोटेस्ट ना होता, प्रोटेस्ट की नौबत क्यों आई? स्थानीय लोगों से हमने बात की है, उस मस्जिद के आसपास जो बिल्डिंग है, वहां की जो महिलाएं हैं, उन्होंने जो जो बातें कही हैं उस माहौल के बारे में, वो हम कैमरे पे बता भी नहीं सकते। इतना खराब माहौल वहां पर हो गया था, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा सड़क पर आया। और मौलाना साहब कह रहे थे कि ये नौबत क्यों आई। दरअसल जब मस्जिद कमेटी को ये पता था कि नौबत आ सकती थी, तो अवैध निर्माण किए क्यों गए? और अवैध निर्माण थे, ये मस्जिद कमेटी खुद मान रही है। शिमला की नहीं, मंडी की मैं बात कर रहा हूं। मंडी में पिछले कल मस्जिद कमेटी ने खुद ही वहां पर जो जेल रोड में मस्जिद बनी है, उसके अवैध कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया खुद ही। नगर निगम ने कहा था कि ये अवैध है, मस्जिद कमेटी ने कहा जी हां ये अवैध है और इसको हम ढहा देंगे अपने तरीके से। तो जब आपको पता है कि अवैध हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से बाद में माहौल खराब होगा, और माहौल की आपको इतनी चिंता है, तो आप अवैध कंस्ट्रक्शन करके मामले यही चीज संजौली के लिए भी हो सकती थी, यही चीज संजौली के लिए भी हो सकती थी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल प्रकाश, आपने बिल्कुल अच्छे पॉइंट उठाए हैं। अगर आप हमारे साथ अभी और रह सकते हैं तो ठीक है, अभी आपके पास हम लौट करके और आएंगे। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, जो बात हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश अभी कह रहे हैं और जो बातें समीर चौगांवकर जी ने भी रिपोर्ट के हवाले से बताई, वो दोनों तो मैच करती हैं मौलाना रशीदी जी। मेरे भाई, सियासी लोगों के इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात थोड़ा ही है। 15 लाख का तो सबको पता है। वो धर्म प्रकाश कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर में मंत्री जी का बयान है। ये गलत बात है, बीच में मत टोका कीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। बाद में एक सवाल कर लो जब एक जवाब पूरा हो जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, पूरा मौका है। 2024 में, सॉरी 2014 में 15 लाख का वादा किया गया था, लेकिन एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा गृह मंत्री ने? गृह मंत्री ने ये कहा, ये कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं बताइए? तो मतलब फिर बीच में देखो, 1971 में गरीबी दूर करने का वादा किया गया था। 1971 में गरीबी दूर करने का दावा, मान लीजिए ना गलत हो गया। अब आप उसको विधानसभा के अंदर के बयानों से जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल जोड़ूंगा। ये सियासी लोगों के जो बयान है, विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, सियासी लोग तो कभी चांद सुनिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब निगम कमिश्नर ने उस मस्जिद को मान लिया कि वो एग्जिस्ट की है, वक्फ बोर्ड की जगह है, उस पर इफ और बट क्यों लग रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये कह रहे गलत है, कह रहे गलत, आप ये गलत दावा कर रहे हैं। उन्होंने पेपर मांगे, पेपर दिखा नहीं पाया आप। अगर सुनिए, अगर वो वक्फ बोर्ड की मस्जिद ना हो और वो पहले से लीगल बनी हुई ना हो 1.5 मंजिल, तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा आपके लिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना साहब, बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, मैंने सारी जानकारी ले ली है। मैं कोई बिला वजह नहीं बैठ के मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रूप से कहा है कि पेपर नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेता हूं, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन। धर्म प्रकाश जी, धर्म प्रकाश हमारे संवाददाता। मौलाना साहब, आपने जो बड़ा सवाल उठाया ना, धर्म प्रकाश से मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन ले। धर्म प्रकाश, जब ये बात जगह ना हो वो, हाँ ठीक है, सजा आप देना चाहे, ठीक है। धर्म प्रकाश, जो दावा यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी जी कर रहे हैं, उस दावे में कितना दम है और वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है जब वहां पर कागज मांगा गया उनसे? तो देखिए, मैं ऑडियो सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक बात कागजों की हो रही है, नगर निगम कमिश्नर से जब उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से जब मस्जिद कमेटी ने मुलाकात की थी, तो कोई मालिकाना हक का दावा वक्फ बोर्ड की या मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश नहीं किया गया। और जहां तक कंस्ट्रक्शन की बात है, तो मस्जिद कमेटी ये खुद कह चुकी है कि हाँ जी, ये कंस्ट्रक्शन अवैध है। वक्फ बोर्ड ने खुद ये कोर्ट में कहा है, पिछली हियरिंग में। रिपोर्ट पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। मौलाना साहब, कंस्ट्रक्शन पर केस है, मौलाना साहब, मालिकाना हक पर केस ही नहीं कोर्ट में। आप कहां की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल मौलाना साहब, मैं फिर दावा करता हूं। देखिए, एक और दावा कर रहा हूं, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बोर्ड लेके चलता हूं। उनकी रिपोर्ट पहले सुन लेते हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं, उनसे रिपोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर पेपर है क्या? निकाल के लाते हो आप भाई? ठीक है,
सुनी सुनाई बातें नहीं, संवाददाता गलत बोल रहे हैं और अभी समीर सर ने भी वो चीज दिखाई, वही रिपोर्ट दिखाई, दोनों चीजें मैच कर रही हैं। संवाददाता ये बात कह रहे हैं कि जो मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया वो क्या गलत बयान दिया? अनिरुद्ध सिंह का बयान विधानसभा में दिया हुआ, ठीक है, संवाददाता गलत बोल रहे हैं। मौलाना साहब आप सच बताइए ना, अगर संवाददाता गलत है तो कोर्ट के सामने, कमिश्नर के सामने सच बताने से क्यों कतरा रहे हैं? राजस्व की जमीन है। अनिरुद्ध सिंह तो पलट गए उस बात से। मौलाना साहब, हमारे संवाददाता सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो बताइए कोर्ट में क्या सच्चाई आई सामने? आप मुझे सच बताइए ना। अनिरुद्ध सिंह ने जो विधानसभा में बयान दिया वो तो पलट गए उससे। अब किसकी बात का सहारा लेंगे आप? धर्म प्रकाश वो कह रहे हैं विधानसभा का भी जो बयान है वो उसी लाइन पर है जिस लाइन पर मौलाना साजिद रशीदी जी बोल रहे हैं। देखिए, विधानसभा के पटल पर जब चीजें रखी जाती है तो वो यूं ही हवा में नहीं रखी जाती मौलाना साहब। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट संवाददाता गलत है, संवाददाता झूठ बोल रहा है, तो आप सच बताइए ना। वक्फ बोर्ड ने जब ये दावा किया कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण हुआ है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मतलब वक्फ मस्जिद कमेटी आपसे अलग है क्या? ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर समीर सर को लाने दीजिए। चौराहे पर सजा लेने को तैयार हूं। इस पॉइंट पर जगह किसकी है, इसलिए तो कोर्ट केस चल। ठीक है, इस पॉइंट पर समीर सर केस जो है मालिकाना हक का नहीं समीर है। सर, आपने हमारे संवाददाता के अपडेट, उनकी रिपोर्ट भी सुनी और मौलाना साहब का भी दावा सुना। अवैध निर्माण का है बिल्कुल, लेकिन जो सरकार तो मालिकाना हक कहां से आ गया? ठीक है, अब रुकिएगा, पूरे मामले को थोड़ा और व्यापक समझते हैं। समीर सर, आप लोग बैठ के पूरे मामले को और थोड़ा बढ़िया से समझ। समीर सर बताइए, कहां पर उसमें विवाद था? अवैध निर्माण को लेकर के विवाद था और भी वहां कागज को लेकर कोई विवाद था? देखिए, कमिश्नर ने बहुत स्पष्ट पूछा था कि आपके पास इस मस्जिद के पेपर है, उन्होंने कहा पेपर हमारे पास अभी नहीं है। फिर कंस्ट्रक्शन का पूछा तो कंस्ट्रक्शन का उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं ऊपर कैसे बना। पेमेंट का पूछा, उसकी जानकारी रही, तो कमिश्नर ने कहा कि मैं 5 अक्टूबर की डेट देता हूं अगले हियरिंग की जी, आप सारे पेपर लेके आइए जी। 5 अक्टूबर की डेट क्यों दी गई है? 8 सितंबर की सुनवाई की 5 अक्टूबर की डेट इसलिए दी गई कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, 5 अक्टूबर को लेकर आइएगा। अब कल जब विवाद हुआ है वहां पर इतना बड़ा, उसके बाद मुझे लगता है कि ठीक है, मुस्लिम पक्ष इस बात की तारीफ भी की जानी चाहिए कि उन्होंने जाके कहा कि साहब अवैध निर्माण सील कर दीजिए, इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए। जब मुस्लिम समाज इस बात को मान रहा है कि निर्माण अवैध है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मौलाना साहब को भी मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, वहां अवैध निर्माण हुआ है, जहां भी अवैध निर्माण होगा उसको तोड़ देंगे। मान लिया तो आप डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मस्जिद पक्ष ने मान लिया मौलाना साहब, तो आप भी मान लीजिए। हियरिंग को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं बताता हूं, हियरिंग में जब वो लोग आए, चलिए मैं इनकी बात बड़ी करता हूं, वहां मामला था इलीगल कंस्ट्रक्शन का। उन्होंने कहा भाई पेपर दिखाइए, पेपर तो वक्फ बोर्ड के पास है, मस्जिद कमेटी के पास थोड़ा ही पेपर। कमिश्नर ने कह दिया 5 तारीख को लेकर आइए, उन्होंने कहा ठीक है लेकर आएंगे। इसमें विवाद कहां है? ठीक है, यहीं से एक पॉइंट और मैं उठाता हूं, समीर सर, इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन की बातें चल रही हैं, जेपीसी के सामने मामला है, इससे इसकी जरूरत साबित होती है इस पूरे एपिसोड से। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की बहुत जरूरत है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मतलब अगर जिस तरीके से आज ओबीसी का बयान देखे, जिस तरीके से ओबीसी बयान आज दे रहे थे कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये लागू हो गया तो आपकी मस्जिदों पे, आपके घरों पे, आपकी संपत्ति के ऊपर सरकार कब्जा कर लेगी, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी, उस तरह की कोशिश की जा रही है। ये किसी की भी संपत्ति पर अधिकार करने वाला कानून नहीं है। यह तो सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भैया जो जमीन है वक्फ बोर्ड की, उसका वेरिफिकेशन होगा, कलेक्टर को अधिकार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास अधिकार नहीं रहेगा कि वो जिस जमीन पर हाथ रखेगा वह जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, और जिसकी जमीन है वो ये प्रूव करता रहेगा कि जमीन भैया हमारी वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कानून के दायरे में खामोश तो आप उस समय भी थे, खामोश तो आप उस समय भी थे जिस समय की यूपीए सरकार के दौरान उसमें संशोधन हुआ। खामोश तो आप उस समय भी थे जिस समय नरसिंह राव सरकार के दौरान उसमें संशोधन हुआ कानून में। तो आज संशोधन से ऐतराज क्यों है मौलाना साहब? मौलाना साहब, संशोधन तो उस समय भी आ रहा सौरभ दुबे जी आ रहा। देखिए, सुनिए, ये देखिए पेपर है मेरे पास, ये 1970 का गजट है जो केंद्र, हाँ बिल्कुल जांच कराइए, मैं आपको भेजूंगा, बिल्कुल जांच कराइए, मैं आपको भेजूंगा। आप मुझे मोबाइल नंबर दीजिए, आपको भेजूंगा। ये किस चीज का पेपर दिखा रहे हैं? किस चीज का पेपर दिखा रहे हैं?
ये 10-12 पेज हैं, दिल्ली की ये जगहें हैं जो गजट में मौजूद है 1970 के, करीब 250 बीघा जमीन होती है जी। ये केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास है जी। ये जमीन वक्फ बोर्ड आज तक वापस नहीं ले पाया, न किराया इसका ले पाया। आप मुझे बताइए, ये 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर कितना किराया हो सकता है, इसका आप अंदाजा कीजिए, अंदाजा कीजिए। तो ये हमें इसका 47 के बाद में अब तक एक किराया तो नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अदालत मामला लेकर जाना चाहिए थी, और दूसरी बात ये सरकारें किनकी रही है, सरकारें किनकी रही है मौलाना साहब? 1970 का गजट है मेरे पास, देखिए मौलाना साहब सरकारें किनकी रही इस दौरान? पूछो, ये 250 गज का हिसाब लगा रहे किराए का, 8.5 लाख एकड़ तो जमीन है, उससे कितना पैसा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कितना बड़ा इधर उधर है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। सौरभ दुबे जी, आप अपनी बात। करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी सौरभ दुबे जी, उसके बाद सैयद जवाद जी। सौरभ दुबे जी, मौलाना साहब जब तर्क और तथ्यों की कमी होती तो बौखला जाते हैं। अभी इन्होंने एक बयान बहुत खतरनाक बयान दे दिया था 1992 नहीं मौलाना साहब कह रहे हैं अभी हम कहाँ बौखलाए नहीं है, सही शांत है अभी बिल्कुल। मैं तो पेपर दिखा रहा हूँ आपको, आपके पास कोई पेपर हो दिखा दो। जब शिमला नगर निगम में अभी मामला गया हुआ है तो उन्होंने वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है कि आप मस्जिद के पेपर लेकर के आइए, और 5 अक्टूबर को सुनवाई है। अभी आपने पेपर दिखाए नहीं है जो आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से अवैध निर्माण का मामला है, लेकिन अवैध निर्माण के साथ मालिकाना हक की भी बात हो रही है कि क्या मालिकाना हक वहाँ था कि नहीं था इस देश के अंदर। ठीक है, अब मैं जरा कांग्रेस की भूमिका पर आता हूँ। हाँ, सैयद जवाद साहब के पास, सैयद जवाद साहब। ऐसा नहीं है वक्फ बोर्ड कोई ऊपर से आया हुआ है, सुप्रीम है। ठीक है, मुझे एक पॉइंट सैयद जवाद साहब आप अपनी बात तो रखिएगा ही। एक बात और सैयद जवाद साहब, जरा कुछ इंसाइट बताइए। सैयद जवाद साहब कुछ इंसाइट बताइए कि क्या वहां पर जो अनिरुद्ध सिंह हैं उनके ऊपर क्या दिल्ली से कोई दबाव पड़ा क्या कि वो अपना बयान से बिल्कुल पलट गए? नहीं, देखिए क्या है, जो चाटुकार होते हैं उन सब का मालिक एक ही होता है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर आजादी है अपनी बात रखने की, और कोई दबाव में कांग्रेस जो है किसी भी सरकार के और कांग्रेस के कोई भी नेता जो है वो दबाव में काम नहीं करते हैं औरों के तरीके से। हाँ, ये अलग बात है, बहुत सी जगह पर जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दबाव के अंदर काम करते हैं और किसके इशारे पर काम करते हैं वो सब जानते हैं। अभी तो ये स्थिति है कि दूसरी जगह तो एक दूसरे को देख करके नमस्कार नहीं हो रहा। बाहर वो उनका मामला है, वो जाने, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज बताता हूँ जी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां संविधान के अनुसार काम होगा, ईमानदारी के साथ काम होगा। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी भी आवाज सुनी जाएगी। वहां आवाज दबाने का काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहे कि कानून हाथ में ले लेगा तो वो भी नहीं लेने दिया जाएगा। विरोध करिए, आपको लोकतंत्र में आजादी है अपना विरोध करने की, अपना विरोध दर्ज करवाने की, लेकिन कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता और कानून के ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। अनिरुद्ध सिंह ने क्यों यू टर्न लिया सैयद जवाद साहब? लेकिन अब यू टर्न से याद आया साहब, यू टर्न पे ही रहूंगा, जाने नहीं दूंगा। यू टर्न पे साहब याद आया कि बिहार के अंदर जाकर के हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि नीतीश बाबू आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए चर्चा कर लेंगे, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। सैयद जवाद साहब उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। आज शिमला मस्जिद वाले मामले पर रहिए, आज शिमला मस्जिद वाले मामले पर रहिए, उस पर कभी और बात कर लेंगे। यू टर्न पे जाने नहीं देंगे आपको, यू टर्न लेके जाने नहीं देंगे। उसी मामले पर रहिए कि अनिरुद्ध सिंह का जो बयान था वो उससे पलटी क्यों मारी, यू टर्न क्यों लिया? मैं वही मामला उठा रहा हूँ कि आज तो शिमला मस्जिद का मामला है। बाकी नेताओं के यू टर्न का जो है लंबी फहरिस्त है, उसको अभी छोड़ दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर आप सभी के पास लौटता हूँ। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद सभी के पास लौटता हूँ। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में अब हम आखिरी दौर में पहुंच गए, इसलिए सबसे छोटा कमेंट मैं लूंगा। पहले मैं मौलाना साजिद रशीदी जी के पास ही चलूंगा। मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या इस पूरे मामले से ये एक बार बिल्कुल ये जरूरत साबित हो रही है
कि जो जायज मेरे शब्दों को सुनिएगा कि वक्फ बोर्ड कानून में जायज संशोधन होने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने अगर पार्लियामेंट का किरण रिजिजू का बयान सुना हो जी, उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां मिली हैं उनको कम करने के लिए हम कानून ला रहे हैं। असीमित शक्तियां क्या है वो सुन लीजिए। सिर्फ 2 शक्ति है वक्फ बोर्ड के पास जिनको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं कर पाया। एक शक्ति ये है कि पुरानी किराएदारी को नई किराएदारी में तब्दील कर लीजिए आज के सर्किल रेट के हिसाब से। और एक शक्ति ये है कि जो आपकी ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज हैं उनको आप 54 का नोटिस देके एसडीएम और पुलिस के माध्यम से वापस ले लीजिए। एक भी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले पाया वक्फ बोर्ड। ये शक्तियां है वक्फ बोर्ड के पास, यही खत्म करना चाहते हो आप। तो आप क्या चाहते हो? ये हमारी 250 गज की प्रॉपर्टियां, 250 बीघे की प्रॉपर्टियां दिल्ली की हत्या लो, या सारे इंडिया में जितनी प्रॉपर्टियां सरकार के पास, छोटा कमेंट हमें सबसे मुसलमान ये नहीं करने देगा। समीर जी, मुसलमान ये नहीं करने क्या देगा। ये इस पूरे एपिसोड ने ये बात बिल्कुल एक बार फिर से साबित कर दी है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का जो प्रस्ताव है और जो उसमें अपना इनपुट है वो जरूर दें, लेकिन संशोधन की जरूरत है। देखिए, सरकार वक्फ बिल जब लेकर आई तो सरकार ने जॉइंट जेपीसी बना दी ना, जब कहा कि इस पर चर्चा होना चाहिए, और 31 मेंबर बना दिए, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। लोकसभा के जो 21 है उसमें 4 मुस्लिम भी रखे, राज्यसभा से 10 है उसमें भी 4 मुस्लिम लोग रखे हुए, ओवैसी उसके अंदर है। तो ओबीसी जो बाहर इतना बोल रहे हैं, ओबीसी इस कमेटी में है, ओबीसी को तो सजेशन देना है, जो बात करना है कमेटी में रखें। जेपीसी में पार्टियां भी हैं, उन सारी पार्टियां, टीएमसी है, कम्युनिस्ट के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सारी चर्चा हो रही है, लोगों से मांगा गया है, लोग अपनी राय दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंतजार करना चाहिए सर, लोग राय देंगे, जेपीसी अपना प्रस्ताव देगी, सरकार को लगेगा जिसमें इंप्लीमेंट करना है, जिसमें संशोधन करना है, सरकार करेगी, और देश के हित में एक बढ़िया वक्फ बोर्ड लेके आएगी। और जो गरीब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का फायदा नहीं मिल पा रहा है, वो गरीब मुसलमानों को उसका फायदा मिलेगा। चंद ठेकेदार मुसलमानों को उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, जो देश के हित में आने वाला है। सैयद जवाद साहब का कमेंट। सैयद जवाद साहब, हिंदुओं में भी गरीब लोग, सैयद जवाद साहब। लाल सिंह सर, देखिए क्या है, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, और 4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जो नफरत का दिया भारतीय जनता पार्टी ने जलाया, मुझे लगा आप वक्फ कानून के लिए ये जो है ये बिल्कुल बुझने की कगार पे। 4 राज्य के चुनाव हो जाए, ये नफरती दिया बहुत जल्द बुझ जाएगा, सत्ता बदलेगी और हम और आप ही डिस्कशन करेंगे। सौरभ दुबे जी, ये बात वो लोग कह रहे हैं चुनाव के लिए कह रहे हैं या वक्फ बोर्ड कानून के जो गलत प्रावधान है उसके लिए कह रहे थे? देखिए, ये जो नफरती चिंटू बैठे हैं, इनको मैं बता दूं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 9 साल मैंने काम किया है, और वक्फ बोर्ड की हेराफेरी उस समय बहुत बड़े मामले में निकल करके आई थी। आप कहेंगे तो आंकड़ों के साथ जो है पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, बेंगलोर, चेन्नई से लेकर के सारे आंकड़े दे दिए जाएंगे कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों को जो है वो बेचता और खरीदने का प्रयास करता है। इस तरह के आप उस कागज के बारे में बता चुके हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब, उस कागज की बात आ चुकी है सामने जो आप दिखा रहे हैं। पहले उस मस्जिद का कागज दिखाइए जो पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, ये दिल्ली की कोई कागज, दिल्ली के किसी संपत्ति का कागज दिखा रहे हैं, ठीक है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन है कि नहीं है वो तो मुझे छोटा सा कमेंट, धर्म प्रकाश, ये मामला शिमला की मस्जिद और सिर्फ मंडी की मस्जिद का है या डेमोग्राफी का भी मामला है? क्योंकि लोगों में जो चीजें दिखाई पड़ी उससे ये लगता है कि मामला और भी बड़ा है क्या? एकदम संक्षेप में बताइएगा। बिल्कुल लालचंद, मामला जाहिर तौर पर बड़ा है, क्योंकि लोगों की जो नाराजगी है वो सिर्फ इस हद तक सीमित नहीं है। वहां पर जो माहौल इसकी वजह से बनता है, उस माहौल की वजह से जो नाराजगी, जो परेशानी लोगों को होती है, उसकी वजह से ये इतना लाइमलाइट में आया। रही बात जो मौलाना साहब कह रहे थे, अभी कुछ वो कागज दिखा रहे थे स्क्रीन पर, वही कागज जब अनिरुद्ध सिंह दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि वो जायज नहीं है, सही नहीं है। जाहिर तौर पर मालिकाना हक का मामला बाद की बात है, कोर्ट में मामला इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कोर्ट में मामला नहीं है। लेकिन राज्य सरकार जब दावा करती है कि लैंड ओनरशिप किसकी है, उसको लेकर शिमला में संजौली के मस्जिद पक्ष ने ये कम से कम ये किया कि तत्काल जो टकराहट थी उसको उन्होंने टालने की बात कही है, और उनका प्रस्ताव स्वागत योग्य कहा है। बिल्कुल सभी लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन सवाल और भी बड़े हैं जो हम धर्म प्रकाश से चर्चा कर रहे थे। और सवाल ये भी है कि कांग्रेस के मंत्री ने सबसे पहले मामले को उठा करके यू टर्न क्यों लिया था? सवाल ये भी है कि जेपीसी के सामने वक्फ बोर्ड कानून संशोधन है, आप लोग भी अगर उसमें अपना कुछ सुझाव देना चाहें तो जरूर जाके दीजिएगा। आज के पंचायत में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और पंचायत में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।